So, a very good afternoon, everyone, and welcome back to my channel साइकोलॉजी की पाठशाला। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड जैसा कि मैंने कहा था कि मैं वेलबींग एंड सेल्फ ग्रोथ का एक महा एपिसोड, सवालों का एक महा एपिसोड लेकर आऊँगी, एंड जिसमें हम डिस्कस करेंगे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो अभी आ चुके हैं। आपको पता है ये यूनिट बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी 2-3 साल पहले ही ऐड ऑन हुई, आई थिंक 2 years पहले ऐड हुई है, नई आई है, रिवाइज सिलेबस में आई है। और तो जितने भी PYQs हैं, जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ एंड वी विल बी डिस्कसिंग दीज क्वेश्चंस। एंड आई ट्रस्ट मी, आई प्रॉमिस यू, अगर आप ये सारे क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपका वेलबींग एंड सेल्फ ग्रोथ तो अच्छे से तैयार हो जाएगा। ओके तो इसके बाद इसके बाद हम अपनी नई यूनिट शुरू करेंगे। ऑफ कोर्स इमर्जिंग एरियाज़ की ही है, बट हम इसमें साइबर बुलिंग पढ़ेंगे, ठीक है, एंड उसका पूरा कवर करेंगे। बट अभी चलिए अच्छे से क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। एंड इसको करते करते आपका रिवीजन भी हो जाएगा, जितना भी हमने पढ़ा है इसको हम रिवाइज भी कर लेंगे। ओके चलिए लेट्स स्टार्ट दिस। सबसे पहला क्वेश्चन, वर्च्यू ऑफ डैश is the character strength that helps to accomplish the goals in the face of things that oppose it। तो इसका क्या आंसर है, जल्दी जल्दी सोचिए एंड कोशिश करिए। हो सकता है कि आपको ये याद हो, आपने पढ़ा है, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ अपने कैरेक्टर स्ट्रेंथ एंड वर्च्यूज़ वाले वीडियो में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल जाकर देखिए। अगर आप उसको देख लेते हैं तो आपको ये आंसर बिल्कुल आ जाएगा। सो अभी मैं बता दूं कि ये क्या है इसका आंसर। जहाँ पर हम गोल्स को अकम्प्लिश करते हैं इन द फेस ऑफ थिंग्स जो उसे अपोज कराए, यानी हम एक क्या दिखाते हैं, हम करेज दिखाते हैं। जो चीज़ हमसे नहीं हो रही है हम उसको एज इट एक्ट्स एज हम एक करेज अपने अंदर लेकर आते हैं और हम उस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं। तो कौन सा ऐसा वर्च्यू है? सो लेट्स सी द आंसर। इसका आंसर है वर्च्यू ऑफ करेज। सो व्हाट इज द आंसर? वर्च्यू ऑफ करेज। वर्च्यू ऑफ करेज जो है वो अकम्प्लिश करता है। अब देखिए ये एक्सप्लेनेशन भी मैं लेकर आई हूँ, यानी जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बट फिर भी मैंने इसमें ऐड ऑन किया है ताकि आपका एक रिविजन भी हो जाए। रिविजन भी बहुत ज़रूरी है, एंड जब भी आप ये वीडियो को देखें तो आपका एक रिविजन होता रहे एंड आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो वर्च्यू ऑफ करेज क्या है? द ब्रेवर द मोर परसिस्टेंट विल बिकम। जितना ज़्यादा हम ब्रेव होते हैं, उतना ज़्यादा हम परसिस्टेंट हो जाते हैं, हम कंसिस्टेंसी शो करते हैं, हम बहुत ज़्यादा इंटीग्रिटी रहते हैं हमारे अंदर। मोर आर इंटीग्रिटी विल इंक्रीज, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक बहुत ज़्यादा करेज आ जाता है। सो द स्ट्रेंथ्स दैट अकम्पनी दिस वर्च्यू इन्वॉल्व अकम्प्लिशिंग द गोल्स इन द फेस ऑफ थिंग्स दैट अपोज इट, ठीक है। तो ये दिखा रहा है ना, ब्रेवरी, परसिस्टेंस, इंटीग्रिटी, वाइटलिटी। तो ये किस वर्च्यू में आ रहा है? वर्च्यू ऑफ करेज, ठीक है। कोई भी आंसर बिल्कुल बिना किसी सबूत के नहीं है, इतना याद रखिएगा। एंड जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं अगर आप उसमें देखेंगे तो आपको बिल्कुल पता चलेगा कि क्यों वो आंसर करेक्ट है, उसका सही एक्सप्लेनेशन क्या है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वर्च्यू ऑफ जस्टिस, एंड वर्च्यू ऑफ जस्टिस प्रमोट्स कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स विच हेल्प टू बिल्ड स्टेबल एंड हेल्दी एंड स्टेबल कम्युनिटी। अब एजर्शन रीजन का क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करने में बताया था कि हम एक बिकॉज यूज करते हैं, हम इन दोनों के बीच में, यानी एजर्शन और रीज़न के बीच में एक दीवार खड़ी हो जाती है। किसकी दीवार हो जाती है खड़ी? बिकॉज की दीवार। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि महात्मा गांधी बेस्ट एग्जाम्पल है वर्च्यू ऑफ जस्टिस का, बिकॉज क्योंकि ये कैरेक्टर स्ट्रेंथ को प्रमोट करता है जिससे हेल्दी एंड स्टेबल कम्युनिटी बनती है। तो बिल्कुल महात्मा गांधी ने क्या किया था? महात्मा गांधी ने पूरे देश के लिए उन्होंने लड़ा था और उन्होंने एक हेल्दी और अच्छी कम्युनिटी बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने हिंदू मुस्लिम को साथ लाने की भी बहुत कोशिश की थी। उन्होंने एक पीसफुल, उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स को लॉन्च किया था, इंडिपेंडेंस दिलाया। तो महात्मा गांधी क्या है, क्या ये वर्च्यू ऑफ जस्टिस के सही बेस्ट एग्जाम्पल है? तो ये बिल्कुल ट्रू है, येस दिस इज करेक्ट। एंड क्यों है? क्योंकि ये कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स को प्रमोट करते हैं जिससे हेल्दी और स्टेबल कम्युनिटी आए, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। एंड
ये इसलिए इसके एग्जाम्पल हैं क्योंकि वो उन्होंने ऐसा किया, तो वो इसका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये इसका सही आंसर है। अब चलिए देख भी लेते हैं, भाई सबूत भी तो होना चाहिए। तो महात्मा गांधी जो थे वो लीडर थे, है ना, एंड इन्होंने इंडिपेंडेंस दिलाई थी, इन्होंने मूवमेंट्स को क्रिएट किया था सिविल राइट एंड फ्रीडम के लिए बाय बीइंग एन एक्टिव सिटीजन, और वर्ल्ड वाइड इनका काम को अप्लाई किया जाता है। सो इन्होंने एक हेल्दी, और ये क्या किया था, इन्होंने एक हेल्दी और स्टेबल कम्युनिटी, इस वर्च्यू में क्या होता है कि हम एक हेल्दी और स्टेबल कम्युनिटी बनाते हैं, एंड एक एक्टिव सिटीजन जो सोशली रिस्पॉन्सिबल हो, लॉयल हो, ठीक है। तो इसी वजह से महात्मा गांधी और दिस एजर्शन रीजन बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सेप्टिंग चेंज इज अ स्ट्रैटेजी टू इम्प्रूव रेजिलियंस। क्या एक्सेप्टिंग चेंज स्ट्रैटेजी है? अगर आपने मेरे वीडियो को देखा है, अब मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी है एंड यही सारे PYQs भी थे एंड कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो एक्सेप्टिंग चेंज एक स्ट्रैटेजी है रेजिलियंस इंप्रूव करने का, तो बिल्कुल करेक्ट है कि जब हम चेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारा रेजिलियंस और अच्छा होता है। तो ये क्या है, एक तरीके की स्ट्रैटेजी ही तो हुई, ये एक स्ट्रैटेजी है। एंड एक्सेप्ट द फैक्ट दैट एवरी टाइम द सर्कमस्टांस विल नॉट बी फेवरेबल, राइट। और हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हर वक्त सर्कमस्टांसेस फेवरेबल नहीं होंगे, हमारी तरह हमारे उसमें नहीं होंगे, हमारे हित में नहीं होंगे, राइट, हमारे फेवर में नहीं होंगे। तो ये भी करेक्ट है। लेकिन क्या एजर्शन रीज़न क्या रीज़न जो है एजर्शन को एक्सप्लेन करता है कि एक्सेप्टिंग चेंज इज अ स्ट्रैटेजी टू इम्प्रूव रेजिलियंस बिकॉज एक्सेप्ट द फैक्ट दैट एवरी टाइम सर्कमस्टांस, नहीं, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि दोनों ही सही हैं, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये एजर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, राइट। सो इसका जो एक्सप्लेनेशन है, इफ़ यू दिस इज़ फ्रॉम माई स्लाइड ओनली, मेरे स्लाइड का ही एक एक्सप्लेनेशन है एंड इसका आंसर भी है कि जो दूसरी स्ट्रैटेजी होती है रेजिलियंस को इम्प्रूव करने के लिए वो होता है एक्सेप्ट चेंज, ठीक है। एंड ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है। कुछ ऐसे गोल्स होते हैं, आइडियल्स होते हैं जो अटेनेबल नहीं होते हैं क्योंकि एडवर्स सिचुएशंस आ जाती है। तो उन सर्कमस्टांसेस को एक्सेप्ट अगर हमने कर लिया कि वो चीज़ें तो चेंज नहीं हो सकती बट हम अपने कॉग्निशन, अपनी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, तो हम उन चीज़ों पर फोकस करते हैं, उन सर्कमस्टांसेस पर ही फोकस करेंगे जिनको हम ऑल्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई स्ट्रैटेजी। चलिए फटाफट से दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डैश thriving is the growth or improvement in adjusting with the trauma in the future based in their model of attractor and attractor basin. This is ये PYQ रह चुका है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एंड बहुत सारे आप लोग आंसर नहीं कर पाए थे, इसीलिए दैट इज़ वाई आई एडेड दिस अप्रोच। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने बोला भी है अपने वीडियो में, प्लीज़ उसको देखिए, उसको अगर आप उसको देख लेते तो ये सारे क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है, आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका आंसर अगर आप सोचें, इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो देन आई थिंक कि अगर आपको इसका आंसर आ रहा है, इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपने अच्छे से पढ़ा है और आपको लर्न भी है। तो द करेक्ट आंसर इज डायनामिक सिस्टम अप्रोच। बिल्कुल डायनामिक सिस्टम अप्रोच में ही ये बोला गया था। एंड एक्सप्लेनेशन क्या है, तो इसका आंसर क्या है, डायनामिक सिस्टम। एंड एक्सप्लेनेशन ये है कि ये थ्राइविंग का, पहली बात तो ये थ्राइविंग का अप्रोच है ना। और ये क्या करता है, थ्राइविंग, जैसा कि हमने ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि थ्राइविंग हमें एक सिचुएशन में तो लेकर आता ही है, हमें पहले जैसा बनाता है बट उसमें और भी अच्छे अच्छे चेंजेस भी लेकर आता है विच इज़ ग्रेटर गुड फॉर द लॉन्ग टर्म। तो थ्राइविंग क्या करता है, ये अडेप्टेबिलिटी, ये एक इम्प्रूवमेंट होती है इन द अडेप्टेबिलिटी टू फ्यूचर ट्रॉमा। यानी अगर फ्यूचर में भी अगर कोई सिचुएशन आ जाए तो ये हमें अडेप्ट करा लेता है कि हमें किस तरीके से उन चीज़ों को हैंडल करना है, विच इज़ बेस्ड ऑन देयर मॉडल ऑफ अट्रैक्टर एंड अट्रैक्टर बेसिन्स। तो क्या है, अच्छी खासी डेफिनेशन अच्छे तरीके से दी है, पेपर में भी पूछ लिया गया है। तो ये कहता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर इज रिक्वायर्ड टू मेक द पॉजिटिव अडाप्टिव बिहेवियर मोर सिग्निफिकेंट अट्रैक्टर बेसिन। यानी कि अपने रीऑर्गेनाइजेशन को
हमें एक और ज़्यादा पॉजिटिव बनाना है, हमें उसको जो हम बिहेवियर को अपनी रीऑर्गेनाइज करेंगे दोबारा से, उसको हमें और ज़्यादा पॉजिटिव बनाना है, ताकि वो और ज़्यादा फ्यूचर में अच्छा हो सके, एंड अट्रैक्टर बेसिन एक तरीके का एरिया होता है जो इस टेंडेंसी को शो करता है। तो डायनामिक सिस्टम अप्रोच, अगेन इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोच। कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स को हम क्या बोल सकते हैं? कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स इज, क्या वो इंट्रिंसिकली वैल्यूएबल होती है, नॉन राइवलरस होती है एंड हैबिचुअल पैटर्न होती है? तो बिल्कुल ये तीनों ही करेक्ट होंगे। देख लेते हैं आंसर। तो बिल्कुल जैसा मैंने कहा कि तीनों करेक्ट होंगे। इंट्रिंसिकली वैल्यूएबल होता है, बिल्कुल इट इज़ इंट्रिंसिक इन नेचर, ये आपके अंदरूनी अंदर होता है ना। नॉन राइवलरस, ये किसी भी तरीके की आपके बीच में एक राइवलरी आपके अंदर किसी भी तरीके की परेशानी क्रिएट नहीं करता, आपको और मदद ही करता है। एंड हैबिचुअल क्यों होता है? हैबिचुअल क्यों होता है? बिकॉज कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स, ये सारे एक तरीके की जो वर्च्यूज़ हैं, ये सारे एक तरीके के ट्रेट हैं। तो ट्रेट्स क्या होते हैं? रिलेटिवली स्टेबल ओवर टाइम, तो एक तरीके का हैबिचुअल पैटर्न डेवलप हो जाता है। तो ऑल द थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट। डैश इज टर्म्ड एज बाउंसिंग बैक फ्रॉम डिफिकल्ट। सबसे इजी क्वेश्चन है बाउंसिंग बैक। अगर आपको थोड़ा भी याद आ रहा होगा मेरे पिछले वीडियो में जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि बाउंसिंग बैक क्या होता है, तो आप झट से इसका आंसर दे देंगे। तो देख लेते हैं आंसर। आंसर तो सबको पता ही होगा। आंसर इज रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या होता है? बाउंस बैक कर जाना डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में, यानी जिस तरह हम थे ट्रॉमा के पहले, हम ट्रॉमा के बाद बाउंस बैक हो जाते हैं उसी सिचुएशन में। तो साइकोलॉजिस्ट ने क्या बोला है रेजिलियंस को? कि हम एडवर्सिटी, ट्रॉमा में अच्छे तरीके से अडाप्ट कर पाते हैं, है ना। और अगर कोई स्ट्रेस है, फैमिली रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स का स्ट्रेस है, हेल्थ प्रॉब्लम है, कोई वर्क प्लेस फाइनेंशियल स्ट्रेसर्स हैं हमारे अंदर, तो इसका क्या मतलब है? इट इन्वॉल्व बाउंसिंग बैक फ्रॉम दीज डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस एंड ये प्रोफाउंड पर्सनल ग्रोथ लेकर आता है। ये हमारे अंदर एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो जाती है इसकी वजह से, ठीक है। अगेन एजर्शन रीजन। एजर्शन रीजन के क्वेश्चंस इतने आते हैं कि आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा इसको समझने में। कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द पर्सन इज क्लोजली रिलेटेड टू रेजिलियंस। क्या कम्युनिकेशन स्किल रेजिलियंस में ज़्यादा काम करती है? क्या ये इम्पॉर्टेंट होती है? तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप कम्युनिकेट करते हैं, अगर आप अपने इमोशंस को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं, तो बिल्कुल ये आपके रेजिलियंस को अच्छे से डेवलप करता है, इम्प्रूव करता है और इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो बिल्कुल ये बिकॉज लगाइए एंड आंसर देख लीजिए कि द कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द पर्सन इज क्लोजली रिलेटेड टू रेजिलियंस बिकॉज इट कैन स्ट्रेंथन द कॉन्फिडेंस। तो बिल्कुल सही है, एजर्शन भी सही है और इसका गिवन रीज़न भी सही है, लेकिन फिर भी एक बार अपनी तसल्ली के लिए आंसर देख लेते हैं। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। क्यों? क्योंकि रेजिलियंट लोगों में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? अपने बारे में पॉजिटिव व्यू होल्ड करते हैं, है ना। अपने बारे में पॉजिटिव व्यू होल्ड करना, रियलिस्टिक प्लान्स हम बना लेते हैं, हम उसी पे स्टिक होते हैं। इंटरनल लोकस, जो मैंने ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, जो कि रॉटर ने दिया था कि जो भी सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस होती है वो मेरे ही कंट्रोल में है एंड बाहरी कंट्रोल में नहीं हुए। तो इंटरनल लोकस अगर होता है, अगर हम ये समझते हैं कि चीज़ें मेरे ही कंट्रोल में हैं, तो हम और अच्छे से काम कर पाते हैं। बीइंग अ गुड कम्युनिकेटर, देखिए जो मेन मुद्दा था उसको तो हम भूल गए थे, तो मेन मुद्दे पे आ गए। बीइंग अ गुड कम्युनिकेटर, तो येस, बीइंग अ गुड कम्युनिकेटर क्या करता है? ये एक तरीके की कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज़ ये इसको भी इम्प्रूव करता है। हम इसमें एक अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं और हम खुद को एक फाइटर की तरह देखते हैं, ना कि विक्टिम। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम MCQs भी पढ़ रहे हैं और हम अपनी चीज़ों को रिवाइज भी कर ले रहे हैं। तो दिस विल हेल्प यू इन द लॉन्ग टर्म, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस हाई होता है और हम इमोशंस को अच्छे तरीके से इफेक्टिवली मैनेज भी कर पाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ? तो पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ क्या बोलता है कि रिलेशनशिप उसमें क्या स्ट्रेंथन और इनहांस होती है? तो अगर आपने पढ़ा है पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ तो बिल्कुल होती है। रिलेशनशिप्स अच्छी स्ट्रेंथन होती है, इनहांस हो जाती है। सेल्फ व्यूज पॉजिटिव, ये सारे क्वेश्चंस, इसमें से कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, बट फिर भी आई हैव ब्रॉट दीज क्वेश्चंस ताकि एक रिविजन हो जाए, और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में थे, इस वजह से
आई हैव एडेड मोर क्वेश्चंस ऑल्सो एंड आई हैव ब्रॉट दैट क्वेश्चंस ऑल्सो, ठीक है। सेल्फ व्यूज क्या पॉजिटिव होते हैं? बिल्कुल हो जाते हैं। क्या लाइफ फिलोसफी एम्बिग्यूस हो जाती है? एम्बिग्यूस का मतलब होता है कंफ्यूज, ऐसा तो नहीं होता ना। ग्रोथ अगर हो रही है तो हम उसमें कंफ्यूज क्यों होंगे? तो बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होती है किसी तरीके की। एंड हम क्या एक्सेप्टेंस होता है? तो बिल्कुल एक्सेप्टेंस, अपने पर्सनल लिमिटेशंस का एक ज़्यादा एक्सेप्टेंस होता है, ग्रेटर एक्सेप्टेंस होता है। तो भाई सी तो ऑप्शन नहीं है। अब सी नहीं है तो इसमें एक ही है ऑप्शन जिसमें सी नहीं है, ए बी डी। तो करेक्ट क्या है? ए बी एंड डी, ये तीनों करेक्ट है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो एंड ताकि आपको विद आंसर स्क्रीनशॉट ले लो ताकि पढ़ने में आसानी हो। इवन एक्सप्लेनेशंस का लेना हो तो वो भी ले लो। लेकिन मेरे वीडियो को देखना मत भूलना जो मैंने ऑलरेडी बना दी है, क्योंकि उसमें और अच्छे से एक्सप्लेनेशन है। इसमें तो हम सिर्फ MCQs ही डेवलप कर रहे हैं, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डैश आर द सोशल सपोर्ट बाय अदर्स अलॉन्ग विथ इम्प्रूव्ड अडाप्टिव टेंडेंसी। क्या है? तो भाई सोशल सपोर्ट की जहाँ बात आती है वहाँ लोगों की बात आ जाती है, वहाँ रिलेशंस की बात आ जाती है। तो ऑफकोर्स दिस आंसर विल बी रिलेटिंग टू अदर्स। तो रिलेटिंग टू अदर्स क्यों होगा? क्योंकि एक सोशल सपोर्ट, जब भी हम सोशल सपोर्ट की बात करेंगे तो सोशल सपोर्ट हमेशा दूसरों से मिलता है, अदर्स हो गए उसमें। और सोशल सपोर्ट कैसे मिलेगा? जब हम उनसे रिलेट कर पाएंगे। जैसे कि इसमें वाई ये सारी जो अप्रिसिएशन ऑफ लाइफ है, न्यू पॉसिबिलिटी, पर्सनल स्ट्रेंथ, ये किसने दिया था? तो ये 5 फील्ड्स है पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ की। देखिए यहाँ पर भी अगेन रिवीजन हो रहा है कि मैकिन्बॉम ने कितने फील्ड्स दिया था पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ का। तो उन्होंने 5 फील्ड्स बताया था। और उन्होंने क्या क्या बताया था? रिलेटिंग टू अदर्स, न्यू पॉसिबिलिटी, पर्सनल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल चेंज एंड अप्रिसिएशन ऑफ लाइफ। तो ये भी देखिए रिवाइज हो गया ना। उस क्वेश्चन को करने में हमारा ये रिवीजन भी हो गया कि 5 फील्ड्स ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ मैकिन्बॉम ने दी थी और ये सारी दी थी। हालांकि ये वीडियो में है बट रिवीजन करने में तो कोई बुराई नहीं है। थ्राइविंग में क्या आएगा? थ्राइविंग में ऑफकोर्स रेजिलियंस आता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ आता है, बट PTSD नहीं आता। थ्राइविंग में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर नहीं आता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से निकलने में रेजिलियंस मदद कर सकता है, बिल्कुल इसका एक रिजल्ट हो सकता है, बट ये पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ का हिस्सा है। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ में रेजिलियंस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ही आता है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ में क्या होता है? अच्छी पॉजिटिव साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग हो जाती है। येस ऑफ कोर्स, अगर हम पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ में इन्वॉल्व हैं तो हमारी पॉजिटिव साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग होगी, ना कि नेगेटिव होगी, क्योंकि नेगेटिव होगी दैट मीन्स ग्रोथ नहीं हो रही है। तो बिल्कुल पॉजिटिव ही होगी, हाई लेवल ऑफ फंक्शनिंग होगी और हम चैलेंजेस भी फेस करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1, 2 एंड 3। तो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ के बारे में भी। इसमें क्या होता है? पॉजिटिव साइकोलॉजिकल चेंज है। अगेन इसमें क्या हो रहा है? पॉजिटिव चेंज हो रहा है, राइट, फ्रॉम अ स्ट्रगल विद ट्रॉमेटिक और हाईली चैलेंजिंग लाइफ सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ पर अगेन फेसिंग चैलेंजेस, पॉजिटिव साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग एंड हायर लेवल ऑफ फंक्शनिंग ऑफकोर्स होगा क्योंकि हम अच्छी फंक्शनिंग हो रही है। तो राइट तो इससे ट्रांसफॉर्मेशनल एक रोल होता है हमारी पर्सनालिटी में ऑफकोर्स। तो इंडिविजुअल्स जिसने ट्रॉमा एक्सपीरियंस कर लिया है उनके अंदर एक ग्रेटर ऑप्टिमिज्म आता है, पॉजिटिव इफेक्ट, सेटिस्फैक्शन और सोशल सपोर्टिव रिसोर्सेज भी आते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ हेल्प्स फॉर डीपली मीनिंगफुल पर्सनल प्रोसेस ऑफ चेंज। क्या पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ में डीपली मीनिंगफुल पर्सनल प्रोसेस ऑफ चेंज होता है? पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कंसिस्ट ऑफ चेंजेस इन कॉग्निशन एंड रिलेटिंग टू द वर्ल्ड, जिसमें कि लाइफ चेंजिंग साइकोलॉजिकल शिफ्ट्स होते हैं। ये बिल्कुल ये देखो पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ में डीपली मीनिंगफुल पर्सनल प्रोसेस ऑफ चेंज तो होता ही है। सो येस, एक डीप चेंज होता है, मीनिंगफुल होता है और इसमें कॉग्निशन में भी चेंजेस आते हैं सो इसका करेक्ट आंसर होगा कि ये दोनों ही ट्रू है एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि इसमें डीपली मीनिंगफुल पर्सनल प्रोसेस ऑफ चेंज क्यों होता है? क्योंकि इसमें कॉग्निशन में चेंजेस होते हैं और लाइफ चेंजिंग शिफ्ट्स होते हैं। तो ये क्या है? पॉजिटिव साइकोलॉजिकल चेंज, अगेन जहाँ पर हम स्ट्रगल करते हैं और उसमें चेंजेस आते हैं। ये चैलेंजेस को पोज करता है इन द इंडिविजुअल्स वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। तो यहाँ पे चैलेंजेस भी आते हैं।
अगेन पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, ये बिल्कुल उठाकर एकदम वैसे ही क्वेश्चन बना दिया है. पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ इन्वॉल्व्स लाइफ चेंजिंग साइकोलॉजिकल शिफ्ट्स इन थिंकिंग. तो हमारे एक कॉग्निशन में चेंज आता है, थिंकिंग में चेंज आता है, रिलेटिंग टू दी वर्ल्ड सेल्फ, जो कि एक पर्सनल प्रोसेस ऑफ चेंज में कंट्रीब्यूट कर रहा है, एंड ये मीनिंगफुल भी होता है. तो अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन भी है, एंड इस एक्सप्लेनेशन से अब आपको ये चीज़ सही भी लग रही होगी. नाउ हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप 5 फील्ड्स ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ. इसके पहले ही हमने इसके बारे में बात कर चुकी है, तो बिल्कुल आपको याद तो आ ही गया होगा. मिकिनबॉम, कोई शक ही नहीं है, इनके 5 फील्ड्स में बहुत ही ज़्यादा फेमस फील्ड है इनकी. तो मिकिनबॉम ने दिया था, क्या दिया था, फिर से रिवाइज कर लेते हैं. रिलेटिंग टू अदर्स, न्यू पॉसिबिलिटीज, पर्सनल स्ट्रेंथ, spiritual change and appreciation for life. Psychological well-being states that positive psychological functioning is closely related to dash approach. तो सेल्फ ग्रोथ एक तरीके का कैरेक्टरिस्टिक है जो होता है. यूडोमोनिक देख लेते हैं. यूडोमोनिक में ही बोला गया था कि साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, साइकोलॉजिकल वेलबींग होती है, लॉन्गर टर्म तक चलती है. हेडोनिक में बोला गया था कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्लेजर, मतलब प्लेजर एंड हैप्पीनेस की बात की गई थी. मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्लेजर एंड मिनिमाइजेशन ऑफ पेन, तो खुशी होती है, हैप्पीनेस होती है. निमोनिक क्या है, साइकोलॉजी में इट इज़ एक शॉर्टकट तरीके से, शॉर्टकट स्ट्रैटेजी को निमोनिक्स कहते हैं, जो लर्निंग में मदद करता है. सो ऑफकोर्स द आंसर टू दिस इज यूडिमोनिक. तो क्या है यूडिमोनिक, करेक्ट है कि पॉजिटिव साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग यूडिमोनिक से ही. तो यहाँ पर क्या है, इट रिलेट्स टू द मीनिंग एंड सेल्फ रियलाइजेशन. जहाँ पे हम पूरी फंक्शनिंग के बारे में बात करते हैं, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ साइकोलॉजिकल वेलबींग. कैरोल रिफ का अगर आपको याद होगा, इन्होंने जो दिए थे, तो दिस वॉज बेसिकली साइकोलॉजिकल वेलबींग में इन्होंने बहुत सारे दिए थे. ओके, यूडोनोमिक वेलबींग इज गुड फॉर द पर्सन थ्रू आउट लाइफ. तो क्या यूडिमोनिक वेलबींग गुड फॉर द पर्सन, पूरे लाइफ में थ्रू आउट लाइफ अच्छा होता है? बिल्कुल होता है, इट इज़ करेक्ट. इट इन्वॉल्व्स द एक्टिविटीज़ दैट आर गुड फॉर द पर्सन एंड हेंस इट इंड्योर्स वेलबींग एंड इज लॉन्ग लास्टिंग. तो ये गुड फॉर द पर्सन होता है क्योंकि उसमें ऐसी एक्टिविटीज़ ही होती हैं जो कि अच्छी होती हैं. तो बिकॉज फिर से लगा लीजिए, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा. द करेक्ट आंसर विल बी बोथ आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है, ये इसलिए मैंने इसमें रखा नहीं है इसका एक्सप्लेनेशन, क्योंकि हम ऑलरेडी यूडोमोनिक पढ़ चुके हैं पहले. तो विच इज़ द टर्म गिवन टू ऑटोनॉमी ऑफ बीइंग सेल्फ डिटरमाइनिंग. अगेन इसमें ज़्यादा सोचने की ही ज़रूरत नहीं है. ऑटोनॉमी किस में आता है? ऑटोनॉमी इज कमिंग अंडर साइकोलॉजिकल वेलबींग, राइट. ऑटोनॉमी किस में आ रहा है? साइकोलॉजिकल वेलबींग में. क्यों? क्योंकि इन्होंने जो दिया था, कैरल रिफ ने जो स्केल्स दी थी साइकोलॉजिकल वेलबींग की, ये कैरल रिफ की स्केल्स है. इफ़ यू रिमेंबर, साइकोलॉजिकल वेलबींग ने की स्केल्स है. एंड सेंस ऑफ कंट्रोल हो गया, ऑटोनॉमी हो गया अगेन. ठीक है, फीलिंग ऑफ मीनिंग, पर्पस, पर्सनल एक्सप्रेसिवनेस, बिलोंगिंगनेस, सोशल कंट्रीब्यूशन, कॉम्पिटेंस, पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ. तो ये सारे किस में आते हैं? साइकोलॉजिकल वेलबींग में आते हैं. डैश इज द वेलबींग विद प्लेजर एंड हैप्पीनेस. ये अगेन डिस्कस हो चुका है. प्लेजर एंड हैप्पीनेस क्या कहाँ आता है? हेडोनिक. तो कहाँ पे, आप किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि हेडोनिक पहले है? तो ये ऑप्शन 4 ही करेक्ट होगा ना. हेडोनिक एंड पर्सनल स्ट्रेंथ एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्रेटर गुड, यूडिमोनिक. इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए. बिल्कुल, द गुड लाइफ इज कंसिडर्ड टू रिजल्ट फ्रॉम इंडिविजुअल कल्टिवेटिंग एंड इन्वेस्टिंग देयर सिग्नेचर स्ट्रेंथ एंड वर्च्यूज. तो यूडिमोनिक में यही कहा गया था कि वो क्या करता है, जहाँ पर हम अपने पर्सनल सेंस को डेवलप करते हैं और हम कंट्रीब्यूट करते हैं और अच्छे अपने आप को और अच्छा बनाते हैं. एंड हेडोनिक में हैप्पीनेस, दैट इज डिफाइनिंग वेलबींग इन टर्म्स ऑफ प्लेजर अटेनमेंट एंड पेन अवॉइडेंस. अगेन मिनिमाइजेशन ऑफ पेन एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्लेजर. कितना देखिए रिवाइज भी हो गया ना. विच ऑफ द गिवन सेल्फ रिपोर्ट इंडिकेटर्स हैव गुड कनेक्शन विथ हेडोनिक. तो बिल्कुल पॉजिटिव इफेक्ट भी है, लाइफ में मीनिंग भी है, सेटिस्फैक्शन इन लाइफ. सो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा इसका आंसर. क्यों? क्योंकि इसमें हाई पॉजिटिव इफेक्ट, लो नेगेटिव इफेक्ट एंड सेटिस्फैक्शन विथ लाइफ तीनों होता है. Which of the following statements are true about hedonic well-being? It is a simple pleasure from experiences. Yes, of course it is a simple pleasure. It is short term, बिल्कुल short term ही होती है and subjective होती है. तो subjective well-being में hedonic talks about subjective well-being. तो क्या होगा? All are correct.
यूडेमोनिक के बारे में क्या करेक्ट नहीं है? क्या यूडेमोनिक सब्जेक्टिव होता है? नो, इट इज़ इनकरेक्ट। इसमें क्या रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल्स होता है? बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होता है। येस ऑफ कोर्स ऑब्जेक्टिव इन नेचर। तो क्या इसका ट्रू नहीं है कि इट इज़ सब्जेक्टिव इन नेचर? डैश इज कंसिडर्ड लेस इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब कोई भी चीज़ अगर लॉन्ग टर्म होती है तो वही ज़्यादा हमारे लिए किफ़ायती होगी, वही ज़्यादा अच्छी होगी। तो किसको लेस इंपॉर्टेंट माना जाएगा? हेडोनिक को, क्योंकि हेडोनिक शॉर्ट टर्म है एंड यूडेमोनिक क्या है? लॉन्ग टर्म है। तो लॉन्ग टर्म वाली चीज़ जो है वो ज़्यादा अच्छी होगी दैन शॉर्ट टर्म, राइट? तो हेडोनिक एंड इसका बिल्कुल स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, इसलिए मैं ये सारी हटा दे रही हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एंड यू विल बी एबल टू स्टडी इट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट वर्च्यू एंड कैरेक्टर स्ट्रेंथ? वर्च्यू एंड विजडम एंड नॉलेज इंक्लूड्स कैरेक्टर स्ट्रेंथ विच हेल्प टू एक्वायर एंड यूज नॉलेज। बिल्कुल, विजडम एंड नॉलेज में तो यही आता है। इफ यू रिमेंबर, लव ऑफ लर्निंग, ओपन माइंडेडनेस, राइट? नॉलेज तो यही आता है विजडम नॉलेज में। मार्टिन सेलिगमैन एक्सप्लेन अबाउट 7 वर्च्यूज। क्या इन्होंने 7 वर्च्यूज के बारे में बताया था? अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको याद होगा वर्च्यूज़। तो दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि इन्होंने 6 वर्च्यूज़ के बारे में बताया था एंड दैट इज़ वाई आई एक्सप्लेन्ड यू ऑल्सो कि 6 × 4 कर लीजिए तो 24 टोटल कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स आपको पता लग जाएंगे, राइट? तो क्या इन्होंने 7 वर्च्यूज़ बताई थी? इनकरेक्ट। 24 कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स हैं, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। वर्च्यू ऑफ ह्यूमैनिटी प्रपोर्ट्स बी फ्रेंडिंग विद अदर्स। तो बिल्कुल आप वहाँ पर लोगों के साथ एक अच्छी दोस्ती, अच्छी फ्रेंडशिप, अच्छी चीज़ें बनाते हैं। तो विच इज़ इनकरेक्ट दैट ही एक्सप्लेन्ड अबाउट 7 वर्च्यूज़। तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। नॉट पढ़ना मत भूल जाइएगा, नॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्च्यूज़ क्या है? पर्सनल ट्रेट्स हैं जो पर्सनली और कम्युनली बहुत वैल्यूएबल भी होती है। दैट इज़ द टेंडेंसी टू बी काइंड एंड क्रिटिकली इवैल्यूएट द इंफॉर्मेशन। 6 वर्च्यूज़ हैं, 24 कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स हैं। क्या क्या है? विजडम, नॉलेज, करेज, ह्यूमैनिटी, जस्टिस, टेम्परामेंट्स एंड ट्रांसीडेंस। तो कितने हो गए? 6 वर्च्यूज़ एंड 24 कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स। भाई एजर्शन रीजन तो पीछा नहीं छोड़ता है। स्पिरिचुअलिटी एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ हाईली कोरिलेटेड है। येस ऑफ कोर्स दे आर कोरिलेटेड, क्योंकि ये इसका एक डिवीजन में पार्ट डिवाइड किया गया जब, तो बताया गया है उनकी फील्ड्स में। एन अपॉर्चुनिटी फॉर इमोशनल डिस्क्लोजर कैन बी अ कॉज फॉर पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ क्यों हो रही है? क्योंकि हम अपना इमोशनल डिस्क्लोजर कर रहे हैं। इमोशनल डिस्क्लोजर मतलब क्या होता है? कि हम अपना इमोशनल जो भी हमने एक बैगेज रखा था उसे हमने खोल दिया है, उसे हमने लोगों से अपनी फीलिंग्स को शेयर किया है, तो इमोशनल डिस्क्लोजर हो गया, डिस्क्लोज कर दिया हमने अपने इमोशंस को, राइट? तो ये दोनों ही करेक्ट तो हैं, बट ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। सो बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। वर्च्यू ऑफ ट्रांसिडेंस में क्या कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स होती है? तो वर्च्यू ऑफ ट्रांसिडेंस, इफ़ यू नो, फेथ, वर्शिप, ये सारी चीज़ें थी। तो इसमें क्या आता है? तो अगेन ऑल आर करेक्ट। होप भी आती है, ब्यूटी, एक्सेलेंस, ह्यूमर, ये तीनों आता है। दलाई लामा जो कि ओपनली बताते हैं, उन्होंने द स्ट्रेंथ्स, इसमें क्या आता है कि आप लार्जर यूनिवर्स के साथ एक कनेक्शन बनाते हैं। मीनिंग, आप ब्यूटी एक्सेलेंस को भी अप्रिशिएट करते हैं, ग्रैटिट्यूड शो करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं फॉर वॉट एवर यू हैव। एक होप होता है, ह्यूमर है, एक सेंस ऑफ पर्पस होता है आपकी लाइफ में। तो ब्यूटी, एक्सेलेंस, होप, ह्यूमर, तो ये सारे वर्च्यू ऑफ ट्रांसिडेंस में आ रहा है। क्या आपको हेल्प करेगा रेजिलियंस लाने में? अच्छा बिलीफ होना चाहिए, अच्छा आपका एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस। तो बिल्कुल तीनों होगा। Resilience is related to an individual's ability to develop realistic plans and the ability to work out those plans effectively. Reason is it is associated with building resilience. Now how अब resilience क्या? resilience में हम realistic plan बनाते हैं और workout करते हैं? No, resilience is bouncing back towards those problems, right? But जो goals होते हैं, जो हम goals बनाते हैं, वो accomplish करते हैं goals को, जो एक strategy है, द स्ट्रैटेजीज ऑफ रेजिलियंस में आता है कि हम वहाँ पर एक रियलिस्टिक प्लान बना रहे हैं। तो रेजिलियंस की डेफिनेशन ये नहीं है, रेजिलियंस इससे रिलेटेड है। इट इज़ रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी, इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू बाउंसिंग बैक फ्रॉम एनी ट्रॉमा। और ये रेजिलियंस बिल्ड करता है, तो येस ऑफकोर्स ये रेजिलियंस बिल्ड करेगा, बट रेजिलियंस की जगह यहाँ पे कुछ और होगा, राइट? सो
A is false but R is true. Why? Because move toward, यहाँ पर हम रियलिस्टिक गोल बना रहे हैं, हम कोई चीज़ें रेगुलरली कर रहे हैं, तो यहाँ पर इफ़ यू क्लियरली सी कि रेजिलियंस में हम रियलिस्टिक प्लान नहीं बनाते हैं, बट हम लाइक फॉर एग्जांपल मूविंग टुवर्ड्स योर गोल्स, या गोल्स ऑर्गेनाइजिंग योर गोल इज रिलेटेड टू डेवलपिंग, ये एक तरीके की स्ट्रैटेजी हो गई ना. और अगर यहाँ पे कोई और वर्ड होगा अकम्पलिशमेंट ऑफ द गोल यहाँ पर, तो वो रेजिलियंस बिल्ड करने से इम्पॉर्टेंट होगा. बट हाउ कम रेजिलियंस ही रेजिलियंस बिल्ड करेगा? सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स आर इंक्लूडेड इन विजडम एंड नॉलेज? विजडम एंड नॉलेज में क्या होगा? बिल्कुल क्रिएटिविटी, ओपन माइंडेडनेस भी होता है, आपके अंदर क्यूरोसिटी होती है, लव ऑफ लर्निंग, पर्सपेक्टिव, विजडम तो बिल्कुल ही होगा. तो ऑल ABC आर करेक्ट. सो सॉरी. तो कितने ज़्यादा हम क्यूरियस होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, हम खुद को अलाउ करते हैं, द मोर वी गेन पर्सपेक्टिव एंड विजडम, हम उतना लव फॉर व्हाट वी आर लर्निंग, और इससे विजडम एंड नॉलेज डेवलप होती है, क्रिएटिविटी होती है, क्यूरोसिटी, एक ओपन माइंडनेस, लव ऑफ लर्निंग, ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर वर्च्यू ऑफ विजडम एंड नॉलेज. डैश फोकसेस ऑन गुड एक्सपीरियंसेस विच हेल्प फॉर पर्सनल ग्रोथ. तो किस में आता है? पर्सनल ग्रोथ की बात हो रही है, तो इट इज़ रिलेटेड टू ऑफकोर्स पर्सनल डेवलपमेंट. ह्यूमैनिटी में क्या आता है? ह्यूमैनिटी में इसका आंसर पहले से ही शो कर दिया, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है. सो वर्च्यू ऑफ ह्यूमैनिटी में क्या आता है? सेल्फ कंट्रोल नहीं आता है. सेल्फ कंट्रोल किसके अंदर आता है? इफ़ यू रिमेंबर, सेल्फ कंट्रोल कम्स अंडर टेम्परेंस. टेम्परेंस में एक्सेसेस ऑफ समथिंग, तो उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल आता है. लव ऑफ लर्निंग, विजडम एंड नॉलेज में आता है, तो ये भी नहीं होगा. तो ऑफकोर्स सोशल इंटेलिजेंस, राइट. ह्यूमैनिटी में क्या आएगा? रेस्पेक्ट, अप्रिसिएशन शो करना, इंटरेस्ट शो करना, दैट इज सोशल इंटेलिजेंस. तो लव, काइंडनेस, सोशल इंटेलिजेंस, एंड ऑल्सो स्ट्रेंथ्स दैट अकम्पनी इंक्लूड केयरिंग एंड befriending अदर्स. तो स्ट्रेंथ्स में क्या है? वर्च्यू, जो इसको वर्च्यू को रखता है कि केयरिंग एंड befriending अदर्स. मार्टिन सेलिगमैन एंड दिस पीटरसन ने कितने वर्च्यूज बताए? ये पहले वाले वीडियो में वी हैव स्टडीड, बट फिर भी देख लेते हैं. 6 वर्च्यूज. कभी कभी हम आप लोग गलती में 24 लिख देते हैं, बट 24 कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स है, ना कि वर्च्यूज. विच ऑफ द गिवन एस्पेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द फील्ड्स ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ? तो बिल्कुल रिलेटिंग टू अदर, ये मेकिनबॉम की थ्योरी है, एंड अगेन ऑल ऑफ द अबव ही सही है, क्योंकि रिलेटिंग टू अदर्स नहीं. इसको आप आंसर इसका इस तरह भी देख लीजिए, रिलेटिंग टू अदर्स, न्यू पॉसिबिलिटी, पर्सनल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल चेंज एंड अप्रिसिएशन फॉर लाइफ. तो आज आपको मेकिनबॉम के 5 फील्ड्स तो रटी गए होंगे. इतने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं इससे, जस्ट इमेजिन, दिस इज सो इम्पॉर्टेंट. ये बुक किसने पब्लिश किया था? इन माई पीपीटी इट वॉज गिवन ओनली कि ये एक बुक है, और ये किसने दी थी? तो पीटरसन एंड सेलिगमैन ने दी थी. थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं तो ये मेरे पीपीटी का ही पार्ट था. द ग्राउंड ब्रेकिंग बुक, कैरेक्टर स्ट्रेंथ एंड वर्च्यूज, किसने दिया था? पीटरसन एंड सेलिगमैन. सो डू वॉच मेरे पहले की वीडियोज़ देखिए, बहुत मेहनत से बनाए हैं और सारी इन्फॉर्मेशन है उसमें. देयर इज़ नथिंग विच इज़ मिसिंग, ये मेरा प्रॉमिस है. मॉडल में 24 कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स हैं, 6 वर्च्यूज़ हैं, राइट. तो रेजिलियंस इज इननेट एंड इट कैनॉट बी डेवलप्ड, ये मैंने कहा था. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और ये पूछा गया है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये. रेजिलियंस इज इननेट एंड इट कैनॉट बी डेवलप्ड. तो क्या रेजिलियंस इननेट होता है और उसको हम डेवलप नहीं कर सकते? ऑफकोर्स दिस इज इनकरेक्ट. तो ए तो फॉल्स हो गया. अब ए फॉल्स है तो एक ही ऑप्शन है, दैट मीन्स आर ट्रू है, बट फिर भी देख लेते हैं. हेल्पिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर्स कैन इम्प्रूव रेजिलियंस. तो येस ऑफकोर्स दिस इज करेक्ट. तो आंसर क्या है? ओके, कुछ गलती हो गई है. आई थिंक दिस इज़ नॉट द आंसर. ये आंसर नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि रेजिलियंस इनेट नहीं होता है. एजर्शन इज एजर्शन क्या है? एजर्शन फॉल्स है, बट रीज़न करेक्ट है. तो ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू. तो इस आंसर पे मत जाइएगा. इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन, ठीक है. While certain factors might make some individual, कुछ लोग ज़्यादा resilient होते, कुछ नहीं, लेकिन it is not a personality trait that only some people possess. ये क्या है? कोई भी learn कर सकता है, कोई भी develop कर सकता है. और ये जो ability होती है learn करने की, तो of course if it is learned, it is not innate, right? अगला है virtue of dash involves character strengths which protects against excesses. तो बिल्कुल against excesses में तो एक ही है भाई,
टेम्परेंस, सो टेम्परेंस क्या करता है? टेम्परेंस इज हेल्पिंग यू टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सेस, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेगुलेशन, बीइंग फॉरगिविंग, मर्सीफुल, हम्बल, प्रूडेंट, इन कंट्रोल ऑफ द बिहेवियर्स। हम एरोगेंट नहीं होते, सेल्फिश नहीं होते, एक्सेसिव या अनबैलेंस ट्रेड को ये प्रिवेंट करता है। तो फॉरगिवनेस, मर्सी आ गया, माफ़ कर देते हैं लोगों को, दया दिखाते हैं हम, ह्यूमिलिटी, मॉडेस्टी, प्रूडेंस, सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ कंट्रोल। Eudaimonic view of subjective well-being holds that true happiness is found in the expression of virtues. Well-being refers to striving for perfection. Subjective well-being focuses on bodily pressures. Well-being consists of fulfilling its true self. अब देखिए इसको बहुत ध्यान से देखना. True happiness is found in the expression of. अब देखिए इसमें एक चीज़ तो बिल्कुल गलत है. Well-being में क्या perfection की तरफ हम जाते हैं? नहीं, हम well-being में हम किसी भी तरीके की perfection के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. तो well-being refers to striving for perfection तो बिल्कुल ही गलत है. टू नहीं होगा. सब्जेक्टिव वेलबींग बॉडली प्रेशर्स पर करता है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये यूडीमोनिक में ऐसा नहीं होता है, तो 3 हम नहीं कर सकते. अब सारे ऑप्शंस में 3 हैं, एक ही ऑप्शन है जिसमें 3 नहीं है. तो ट्रू हैप्पीनेस किसमें फाउंड होगी? जब हम वर्च्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं. तो ऑफकोर्स ये यूडीमोनिक व्यू ऑफ सब्जेक्टिव वेलबींग है. एंड वेलबींग बेसिकली, तो इसका आंसर होगा 1. ठीक है. तो आई होप कि आपको ये जो सवालों का महा एपिसोड था ये पसंद आया हो, और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको हेल्प करें. तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा. एंड बल्कि इसको सॉल्व करने से पहले आप मेरे पिछले वीडियोस देख लेना, क्योंकि इफ़ यू वॉच दैट वीडियोस, अगर आपको वो समझ आ गए हैं तो ऑफकोर्स ये वाला आप अच्छे तरीके से कर लेंगे. और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ थोड़ा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिए. लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए टू माय चैनल, बिकॉज इसके आगे आई विल बी ब्रिंगिंग मोर एंड मोर ऑफ वीडियोस, और बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं वो वीडियोस. तो ताकि आप वो वीडियो मिस ना कर पाए, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए अगले यूजीसी नेट की. अगर आपने इस बार नहीं दिया है, और अगर आपने दिया भी और आपको लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं आपका थोड़ा पेपर ऊंच नीच हो चुका है, तो कोई बात नहीं, बट अभी से तैयारी शुरू करिए. एंड थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिए. एंड आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करेंगे, और ये यूनिट तो आपकी प्रिपेयर अच्छे से हो जाएगी, बिकॉज आई विल बी कंप्लीटिंग ऑल द टॉपिक्स ऑफ दिस यूनिट. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल.